तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हमें कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला सिंक्रोनस काउंटर हम देख रहे हैं रिंग काउंटर। तो सबसे पहला आपका काउंटर है रिंग काउंटर। तो ये आपका एक 4 बिट का हमने रिंग काउंटर लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 4D फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया हुआ है। ये मेरा LSB है और ये मेरा MSB है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक मैंने कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई किया हुआ है। तो चूंकि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को मैंने कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला है कि ये एक सिंक्रोनस काउंटर है। तो रिंग काउंटर एक सिंक्रोनस काउंटर है। और ये किस टाइप का है आपका, ये सीरियल इन सीरियल आउट टाइप का है। देखिए सीरियल इन सीरियल आउट है, सीरियली इन हो रहा है और सीरियली आपका आउट हो रहा है। तो ये सिसो है, सीरियल इन सीरियल आउट। तो आपका रिंग काउंटर क्या होता है, एक सिसो है और एक सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है ना। और लेट से आप अगर आपको ये हमने 4 बिट का रिंग काउंटर डिजाइन किया है तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट हुई है। अगर आप n बिट का रिंग काउंटर डिजाइन करेंगे तो आपको n फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। तो n बिट के रिंग काउंटर के लिए आपको n फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। तो हमें डिजाइन करना है 4 बिट का रिंग काउंटर, तो हमें यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं। तो हमने ये 4D फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर इस तरीके से आपके लगाए हुए हैं। तो देखिए रिंग काउंटर में क्या होगा, रिंग काउंटर में आपका एक फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स में आपके 0 होंगे। यानी 1 फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपके 0 होंगे। यानी इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिट का है 1 2, तो 1 फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपके 0 होंगे। और यहाँ पर लेट से आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं और ये आपने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो रिंग काउंटर में क्या होगा, आपका 1 फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपके 0 होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्लॉक से अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो देखिए क्यू नोट क्या है आपका, क्यू नोट है आपका LSB और Q3 है आपका MSB। क्यू नोट LSB है और Q3 जो है आपका ये MSB है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्लॉक पल्स ले रहे हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में 1 हो और सभी में 0 हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर कर दीजिए। तो जैसे ही आप सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर कर देंगे तो आपका यहाँ पर इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने अभी क्लॉक पल्स अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है और इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर्ड हैं। यानी इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर्ड है और आपने कोई भी क्लॉक पल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं की है। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक 2x1 का मक्स लीजिए और उस 2x1 के मक्स की हेल्प से यहाँ पर लगा दीजिए। 2x1 का मक्स, उसकी हेल्प से आप इसमें 1 को इंसर्ट कर दीजिए, एक 1 को इंसर्ट कर दीजिए और फिर उस मक्स को चेंज करके आप कनेक्शन को इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2x1 का मक्स लगाइए, एक 2x1 का आपने मक्स लगाया। तो आप क्या कीजिए, ये लेट से आपका इनपुट है, ये लेट से आपका I1 इनपुट है, ठीक है ना। ये जो है आपका I1 इनपुट है और I0 इनपुट है आपका लेट से 1। तो सबसे फर्स्ट टाइम में आप क्या कीजिए कि इसको 0 दे दीजिए। तो जब आप इसको 0 देंगे तो ये I0 से कनेक्ट हो जाएगा और I0 पर क्या है आपका 1 है। यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आपका 1 इंसर्ट हो जाएगा और देन इसके बाद आप इसकी सेलेक्ट लाइन पर 1 रख देंगे तो ये कनेक्शन ब्रेक होकर के ये इस जो हमने फिगर बना रखा है, ये क्योंकि ये हमने क्या माना है, ये इसको I1 माना है, तो ये आपका इस तरीके से जो फिगर हमने माना है I1 माना हुआ है, ये फिर आपका ये I1 से कनेक्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम आप ये 2x1 का मक्स लेंगे, 2x1 का मक्स लेकर के सेलेक्ट लाइन पर फर्स्ट टाइम 0 ले लेंगे। 0 लेने पर ये आपका 1 इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि I0 से कनेक्ट हो जाएगा तो 1 इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में फिर आप इसको 0, फर्स्ट टाइम आप इसको 0 लेंगे। 0 लेने पर आपका ये I0 से कनेक्ट हो जाएगा, I0 पर 1 है। यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आप 1 इंसर्ट कर देंगे एंड 1 इंसर्ट करने के बाद आप इसको 1 कर देंगे तो फिर ये आपका I1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा मिल जाए, तो आपको फर्स्ट क्लॉक के बाद ऐसा मिल जाएगा कि इस फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 हो और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपका 0 हो। यानी इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट बना करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लॉक के बाद आपका इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बाद, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपका जो MSB पर आपको 1 मिलेगा और बाकी सभी जगह आपका 0 होगा। यानी 1 फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपका 0 होगा।
तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपका आउटपुट होगा। सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपका क्या होगा, देखिए आपने कौन से फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर यूज किए हैं, आपने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं। तो डी आपका ट्रांसपेरेंट लैच होता है, तो आपका जो भी डाटा आप इनपुट पर देते हैं सेम डाटा आपको आउटपुट पर मिलता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर है आपका जीरो, देखिए इस समय देखिए क्यू नॉट की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इन हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से सेकंड क्लॉक पल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये जीरो आपका यहाँ पर इन हो गया और ये आपका ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड क्लॉक पल्स में फिर जीरो आपका इन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो और ये आपका 1 0 इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और फिर फोर्थ क्लॉक पल्स में फिर आपका ये जीरो इस तरीके से यहाँ से आपका शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से इन हो जाएगा, यानी ये जीरो आपका इस तरीके से इन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 और ये 1। और जैसे ही आप अपना फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फिफ्थ क्लॉक पल्स में आपका क्या हो जाएगा कि ये 1 आपका इन हो रहा होगा, ये 1 आपका इन हो रहा होगा, यानी यहाँ से आपका 1 इन हो जाएगा और ये 0 0 0 आपका शिफ्ट हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिफ्थ क्लॉक पल्स पर आपका ये जो है ये सेम स्टेट आपको मिल जाएगी और फिर ये इसी तरीके से आपका रिपीट करता रहेगा। यानी टोटल कितनी स्टेट्स मिली आपको, टोटल स्टेट्स मिली आपको यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 और 4 के बाद में फिर आपको ये 1 मिल जाएगी। यानी 4 फ्लिप फ्लॉप्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको 4 स्टेट्स मिलेंगी। इसका मतलब अगर आप n फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो रिंग काउंटर में आपको n स्टेट्स मिलती हैं, क्योंकि 5 मिलने पर आपको फिर से वही स्टेट मिल जा रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n बिट के रिंग काउंटर में आपको n स्टेट्स मिलेंगी। जैसे कि 4 बिट के रिंग काउंटर में आपको 4 स्टेट्स मिली थी, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है और ये 4 स्टेट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 बिट के रिंग काउंटर में आपको 4 स्टेट मिली हैं। उसी तरीके से n बिट के रिंग काउंटर में आपको n स्टेट्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका ये 4 स्टेट का रिंग काउंटर है। और यहाँ पर क्या बात आपको नोट करनी है कि केवल 1 फ्लिप फ्लॉप पर आपका 1 होगा और रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स पर आपके 0 होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 जो है इसमें सर्कुलेट हो रहा है। देखिए ये जो 1 है, ये 1 आपका इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो ये 1 की यहाँ पर किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, जो रिंग फैशन में सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिंग काउंटर, ठीक है ना। इसको रिंग क्यों बोला जाता है, रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 आपका सर्कुलेट हो रहा है रिंग वाले फैशन में, ठीक है ना। देखिए 1 सर्कुलेट हो रहा है, आपका 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सर्कुलेट हो रहा है और फिर से आपका वहीं आ गया, 1 सर्कुलेट होकर के फिर से वहीं आ गया। तो 1 की यहाँ पर रिंग बन जा रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिंग काउंटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर अनयूज्ड स्टेट कितने हैं, कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनको कि आपने यूज़ नहीं किया है। तो देखिए n फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से टोटल स्टेट्स होती थी 2 पावर n, जबकि आपने यहाँ पर केवल n ही स्टेट्स को यूज़ किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट हो जाएंगी 2 पावर n माइनस n। जैसे 4 फ्लिप फ्लॉप्स के केस में देखिए 4 बिट के रिंग काउंटर को देखिए, 4 बिट के रिंग काउंटर में टोटल स्टेट होंगी 2 पावर 4, लेकिन आपने कितनी स्टेट्स यूज की हैं, केवल 4 ही स्टेट्स यूज़ की हैं। तो इस 4 बिट के रिंग काउंटर में टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट हो जाएंगी 2 पावर 4 माइनस 4। आप ऐसा बोल सकते हैं रिमेनिंग और अनयूज्ड स्टेट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस n। तो ये हो गया आपका रिंग काउंटर। लेट से ये जो रिंग काउंटर हमने डिज़ाइन किया है वो डी फ्लिप फ्लॉप से किया है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको इसको जेके फ्लिप फ्लॉप से किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, अगर आपको रिंग काउंटर डिज़ाइन करना हो जेके फ्लिप फ्लॉप से, तो लेट से 4 बिट का रिंग काउंटर डिज़ाइन करना है आपको जेके फ्लिप फ्लॉप से, तो किस तरीके से करेंगे। तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप आप डी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप वहाँ पर जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार लेंगे। अगर आप जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार लेंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप आपका डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 4 जेके फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए। तो ये हमने 4 जेके फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब देखिए आपको डी में कन्वर्ट करना है, तो डी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप को डी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार आप करते थे, यानी यहाँ पर नॉट गेट लगा करके इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते थे। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप आपका डी में कन्वर्ट हो जाता था, यानी जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी जे की वैल्यू जो है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा के में, तब जेके फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर जे में हमने दिया है Q3 को, तो देखिए के में हमने Q3 बार दे दिया है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप के तरीके से वर्क करने लगेगा।
इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमने एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ये भी आपका डी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे और के की वैल्यू एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी ठीक उसी तरीके से वर्क करने, डी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। और फिर यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए अगर हमने इसको यहाँ पर ये दिया है, देखिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हमें देना है, तो देखिए अगर यहाँ पर हमने क्यू नोट दिया है तो फिर यहाँ पर हम इसको क्यू नोट बार दे सकते हैं। तो देखिए ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप भी आपका एज ए डी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से हमने 4 बिट का रिंग काउंटर इंप्लीमेंट किया है, और ये ठीक इसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से ये आपका वर्क कर रहा था। आपका 4 बिट का रिंग काउंटर है विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कर दिया है आपका डी फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि जे और के दोनों का जो है, दोनों को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एक दूसरे का इन्वर्ट दे रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट दे रहे हैं, तो इसलिए वो एज ए डी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि जे और के की वैल्यू क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए वो डी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट काउंटर डिस्कस करते हैं, जॉनसन काउंटर। तो नेक्स्ट काउंटर है आपका रिंग काउंटर भी आप इसको बोल सकते हैं, या इसको आप मोबीज काउंटर भी बोल सकते हैं, या इसी को आप स्विच टेल काउंटर भी आप इसको बोल सकते हैं, या इसी को आप क्रीपिंग काउंटर भी बोल सकते हैं, CREEPING क्रीपिंग काउंटर भी बोल सकते हैं, या इसको आप वॉकिंग काउंटर भी बोल सकते हैं। तो देखिए या तो आप इसको जॉनसन काउंटर बोलिए, या ट्विस्टेड रिंग काउंटर बोलिए, या मोबीज काउंटर बोलिए, या स्विच टेल काउंटर बोलिए, या क्रीपीज काउंटर बोलिए, क्रीपिंग काउंटर बोलिए, या फिर वॉकिंग काउंटर बोलिए, ये सभी आपका सेम है। तो इसको जॉनसन काउंटर को ये हम क्यों बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जॉनसन काउंटर। तो देखिए जॉनसन काउंटर क्रिएट करने के लिए क्या कीजिए, आप इस रिंग काउंटर में केवल ये कनेक्शन चेंज कर दीजिए, यानी इसको 0 से क्यू नोट से न करके आप क्यू नोट बार से कर देंगे, तो ये आपका जॉनसन काउंटर हो जाएगा। तो ये आपका 4 बिट का जॉनसन काउंटर है। यानी आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक नोट गेट और लगा दिया। आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर केवल एक नोट गेट लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका 4 बिट का जॉनसन काउंटर हो जाएगा। देखिए ये 4 बिट का जॉनसन काउंटर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोले कि आपने यहाँ पर क्या किया, इसको नोट कर दिया, क्योंकि देखिए पहले जा रहा था क्यू नोट, पहले जा रहा था क्यू नोट, अब क्या जा रहा है, अब जा रहा है क्यू नोट बार। यानी जो पहले जा रहा था उसका अब कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, पहले जा रहा था क्यू नोट, अब जा रहा है क्यू नोट बार। तो इसलिए हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नोट गेट यहाँ पर लगा दिया। और आपका ये ट्रुथ टेबल भी अब चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 बिट का जॉनसन काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप से आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले जा रहा था यहाँ पर क्यू, अब जा रहा है यहाँ पर क्यू बार। यानी जो यहाँ पर जो इनपुट जो जा रहे थे वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको चेंज कर दीजिए, आपका ये भी आपका जॉनसन काउंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले जा रहा था यहाँ पर क्यू नोट बार, पहले जा रहा था यहाँ से क्यू नोट, अब जा रहा है यहाँ से क्यू नोट बार। तो वही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो पहले जा रहा था उसका नोट अब जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ से पहले जा रहा था उसका नोट जाना चाहिए, तो यानी उसको आपको अपोजिट करना होगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सिंपली आप इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको ये जॉनसन काउंटर मिल जाएगा। देखिए रिंग काउंटर में क्या था, रिंग काउंटर में ये था कि ये आपका इससे कनेक्ट था और ये वाली लाइन आपका इससे कनेक्टेड थी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जो यहाँ से पहले जा रहा था उसका नोट जाना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट जाने के लिए आपने इसको ट्विस्ट कर दिया है, इसको ट्विस्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। यानी रिंग काउंटर को अगर आप ट्विस्ट कर देंगे, देखिए रिंग काउंटर क्या था पहले, आपका रिंग काउंटर था आपका ये आपका एक रिंग काउंटर है। इस रिंग काउंटर को अगर आप ट्विस्ट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है ना। तो रिंग काउंटर को हमने ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ट्विस्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, ट्विस्ट करने पर आपको ये मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर। क्या फ़र्क पड़ गया यहाँ पर, फ़र्क ये पड़ गया कि जो पहले जा रहा था अब उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, तो ये आपका ये जॉनसन काउंटर की तरीके से ये वर्क करने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, देखिए इनिशियली
आपने क्या कर रखा है, इन सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर कर रखा है। तो इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर हैं। अगर आपको लेट से ये मिल गया 1 0 0 0, इनिशियली आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर था। फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1 को इंसर्ट कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद लेट से आपका आउटपुट है। अब देखिए सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, सेकंड क्लॉक पल्स में यहाँ पर जो है उसका नोट इंसर्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 0 है, तो 0 का नेगेशन क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या इंसर्ट होगा, आपका 1 इंसर्ट होगा, यानी 0 का नेगेशन यानी 1 इंसर्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है ना। ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो इस तरीके से आपका शिफ्ट होगा। तो इसका नोट यानी 0 था तो 0 का नोट हो जाएगा 1, यानी इस यहाँ पर 1 इंसर्ट होगा। थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा, थर्ड क्लॉक पल्स में फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 1 0। फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो 0 का नेगेशन यानी 1, यानी ये हो जाएगा 1 1 1 1। फिफ्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो 1 का नेगेशन यानी कि 0, यानी ये हो जाएगा 0 1 1 1। सिक्स क्लॉक पल्स में क्या होगा, 1 का नेगेशन यानी 0, ये हो जाएगा 0, फिर ये आपका ये शिफ्ट हो जाएगा 0 1 1। और सेवन क्लॉक पल्स में 1 का नेगेशन यानी 0, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 0 0 0 1। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि एट्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो 1 का नेगेशन हो जाएगा आपका 0, 1 का नेगेशन हो जाएगा 0, यानी आपको मिल जाएगा 0 0 0 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि 8 पर आपको सेम स्टेट मिल गई, यानी एट्थ क्लॉक पल्स पर आपको सेम 0 वाली स्टेट यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना। तो देखिए आपने स्टार्ट कैसे किया था कि इनिशियली ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर थे, इनिशियली ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके क्लियर थे। तो आपका यहाँ पर था 0 0 0। तो जब आपने क्लॉक 0 पर इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हैं, जैसे ही आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये 0 का नोट हो जाएगा, तो 0 का नोट हो जाएगा 1, यानी यहाँ से क्या होगा 1 इंसर्ट होगा, तो आपको मिलेगा 1 0 0 0, ठीक है ना। सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद आपको ये मिलेगा, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद ये मिलेगा, और एट्थ क्लॉक पल्स के बाद आपको वापस वही मिल जाएगा जहाँ से कि आपने स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं आपकी, स्टेट्स हैं 0 1 2 3, इस तरीके से आपका ये जाएगा 7 तक, और 7 के बाद फिर 0 आ जाएगा। तो 0 to 7 यानी कितनी स्टेट्स हैं आपकी, टोटल यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं। और वो 8 स्टेट क्या होंगी, ये फर्स्ट स्टेट हो जाएगी 0 0 0, सेकेंड स्टेट हो जाएगा 1 0 0, और थर्ड स्टेट हो जाएगा 1 1 0 0, फोर्थ स्टेट हो जाएगा 1 1 1 0, और एट्थ स्टेट हो जाएगी 0 0 1, और उसके बाद में फिर ये इसी को रिपीट करने लग जाएगा। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं 0 से लेकर 7 तक, और ये आपका एक 4 बिट का जॉनसन काउंटर है। तो 4 बिट के जॉनसन काउंटर में आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स इस तरीके से यहाँ पर लगाने होंगे, जहाँ पर कि इनिशियली आपको ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हैं। तो इनिशियली जब सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर होंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 0 0, और फिर आप इस क्लॉक पल्स को अप्लाई करते जाएंगे, और ये नोट होने की वजह से इस तरीके से आपका ये इस तरीके से स्टेट्स आपको मिलती जाएगी। तो टोटल आपको यहाँ पर 8 स्टेट्स मिलेंगी। इसका मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि आपने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए थे, तो 4 फ्लिप फ्लॉप के केस में आपको स्टेट्स मिली थी 2 × 4 = 8। तो अगर आप यहाँ पर n बिट का जॉनसन काउंटर डिजाइन करें, या n फ्लिप फ्लॉप लेकर के जॉनसन काउंटर डिजाइन करें, तो आपको टोटल स्टेट्स मिलेंगी 2 × n, यानी n बिट के जॉनसन काउंटर में या n फ्लिप फ्लॉप को लेकर के आप जॉनसन काउंटर बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टोटल स्टेट्स मिलेंगी 2n, यानी टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट कितनी रहेंगी। अब यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट = 2n - 2n, यानी आप 2n - 2n स्टेट्स को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। 2n स्टेट्स में से आप केवल 2n स्टेट्स को ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो n फ्लिप फ्लॉप के केस में आपको टोटल 2n स्टेट्स मिलेंगी। तो टोटल आपको ये 8 स्टेट्स मिली है इस जॉनसन काउंटर के केस में, 4 बिट के जॉनसन काउंटर में। इसको वॉकिंग काउंटर क्यों बोलते हैं, इसको वॉकिंग काउंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 1 क्या कर रहा है, आपका वॉक कर रहा है। 1 देखिए धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। ये आप इसको देखिए 1 आपका वॉक कर रहा है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 आपका इंक्रीज करता जा रहा है, और फिर आपका इस तरीके से डिक्रीज करता जा रहा है। तो 1 को पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, यानी 1 आपका वॉक कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वॉकिंग काउंटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 आपका पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। इसको क्रीपिंग काउंटर क्यों बोलते हैं, इसको क्रीपिंग काउंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सक्सेसिव अगर आप नंबर लें, यानी आप सक्सेसिव टर्म्स लें, तो वो डिफर कर रहे हैं केवल 1 बिट से। जैसे कि देखिए इसको और इसको लीजिए, ये इन दोनों में केवल 1 बिट का डिफरेंस है,
ठीक है ना, केवल 1 बिट का डिफरेंस है। इसी तरीके से स्कोर इसको देखिए, इन दोनों में केवल 1 बिट का डिफरेंस है। तो सक्सेसिव टर्म्स में आपका केवल 1 बिट का डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रीपिंग काउंटर, क्योंकि सक्सेसिव नंबर्स में आपका केवल और केवल 1 बिट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और वर्किंग काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आपका वॉक कर रहा है, तो इसको आप वर्किंग काउंटर भी बोल सकते हैं, क्रीपिंग काउंटर भी बोल सकते हैं, जॉनसन काउंटर भी बोल सकते हैं, या ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी आप इसको बोल सकते हैं। देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक काउंटर डिजाइन करना हो तो आप काउंटर को डिजाइन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं, आप उन स्टेप्स को लिख लीजिए। तो स्टेप्स यूज्ड इन काउंटर डिजाइनिंग, फर्स्ट स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सबसे पहले आप इनपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सेकंड स्टेप लिखिए कंस्ट्रक्ट स्टेट टेबल, आपको स्टेट टेबल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। थर्ड लिखिए राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है। फोर्थ लिखिए उसको आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजेशन। और नेक्स्ट लिखिए इम्प्लीमेंटेशन, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे एक सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपको एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, और वो काउंटर आपको डिजाइन करना है डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके। और ये स्टेट्स आपको गिवन है 0 0, सेकेंड स्टेट है 1 1, 1 1 के बाद लेट से ये काउंट करता है आपका 0 1, और 0 1 के बाद लेट से ये आपका काउंट करता है 1 0, और 1 0 के बाद फिर आपका ये 0 0 हो जाता है। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपकी 4 स्टेट्स हैं 0 0, 1 1, 0 1 एंड 1 0। तो ये आपका मोड 4 काउंटर है। मोड 4 काउंटर इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, जिसका कि काउंट सीक्वेंस आपका ये है वो, ठीक है ना। इस काउंट सीक्वेंस के लिए आपको एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं आपकी, टोटल 4 स्टेट्स है। तो 4 स्टेट्स के लिए आपको 2 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी, यानी 2 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करके आप 4 स्टेट का काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अब हमें इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, हमें इसको डी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना है। तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो आप 2 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर ले लीजिए। ये क्या है आपका LSB है, और ये आपका MSB है, Q1 बार। और ये आपका किस टाइप का काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर है। तो कॉमन क्लॉक पल्स से इसको कनेक्ट करना होगा। तो सिंक्रोनस काउंटर होने की वजह से लेट से हमने इसको कॉमन क्लॉक पल्स से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हमने, 2 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए, जिसमें कि ये आपका MSB है और ये आपका LSB होगा। अब चूंकि ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि सभी क्लॉक्स को हमने कॉमन क्लॉक पल्स से कनेक्ट किया है। अब देखिए ये काउंट सीक्वेंस आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपका ये क्या गिवन है, ये आपका गिवन है Q0 Q1 की फॉर्म में, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट वाला है LSB Q0, सेकंड वाला है MSB Q1। ये Q0 Q1 गिवन है, यानी आउटपुट पर आपका था 0 0, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, वो 0 0 से हो जाएगा आपका 1 1। फिर आपका आउटपुट पर था 1 1, आउटपुट पर था 1 1, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया और आपको मिल जाएगा वो 0 0। यानी ये आपकी स्टेट्स गिवन है। तो हम यहाँ पर लेते हैं प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पर ले रहे हैं हम प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट हो जाएंगी आपका Q0 Q1। और फिर यहाँ पर ले रहे हैं लेट से हम नेक्स्ट स्टेट, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद जो आपको स्टेट मिलेगी नेक्स्ट स्टेट, ये हो जाएगा आपका Q0 प्लस एंड Q1 प्लस। तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। और ये लेट से आपके फ्लिप फ्लॉप जो आपने यूज़ किए उनके इनपुट्स हो जाएगा D1 एंड D0। ये फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हैं। तो हमने यहाँ पर आपकी स्टेट्स आइडेंटिफाई की, क्या क्या स्टेट्स होंगी, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और इनपुट्स को आइडेंटिफाई किया, इनपुट आउटपुट्स को आइडेंटिफाई किए। ये आपके आउटपुट्स हैं, ये प्रेजेंट आउटपुट हैं, ये नेक्स्ट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट, और इनपुट्स को आइडेंटिफाई किया D1 एंड D0। अब उसके बाद में आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्ट स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए क्लॉक पल्स में था आपका 0 0, यानी स्टेट्स थी आपकी 0 0, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद वो हो गया आपका 1 1, यानी नेक्स्ट स्टेट हो गई 1 1। अब देखिए 1 1 थी आपकी स्टेट, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी आपकी 0 1।
अब देखिए 0 1 थी आपकी प्रेजेंट स्टेट, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया यानी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी आपकी 1 0। 1 0 थी आपकी प्रेजेंट स्टेट, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगा आपको 0 0। तो ये आपकी टेबल इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये एंट्रीज आप कैसे फिल करेंगे, ये एंट्रीज फिल करेंगे आप एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करके। अब किसकी एक्साइटेशन आप लेंगे, आप लेंगे डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि हमने इसको डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल लेंगे। तो आपको पता है कि क्या होता था यहाँ पर, वहाँ पर होता था Qn+1 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू Qn+1 होता था, यानी D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा Q1+। तो सिंपली आप इसको भर सकते हैं 1 0 1 0। ये एक्साइटेशन टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप की, तो 1 के लिए लिया। अब 0 के लिए देखिए 1 1 0 0। तो एक्साइटेशन टेबल से आपने यूज़ किया Qn+1 इज इक्वल टू डी होता था, उसका यूज़ करके आपने इसको इस तरीके से फिल कर लिया। अब आप क्या कीजिए, इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखिए, उसको मिनिमाइज कर दीजिए और फिर उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आपका जो काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर है, वो डिजाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो आप आउटपुट मेजर करेंगे, यहाँ पर आप आउटपुट मेजर करेंगे। इनपुट्स क्या हैं आपके, इनपुट्स हैं आपके D0 और D1। अब देखिए D0 किसका फंक्शन होगा, इनपुट जो है आपका वो होगा D0 और D1। D0 जो होगा वो एक फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, प्रेजेंट स्टेट्स का फंक्शन होगा। देखिए प्रेजेंट स्टेट्स का वो फंक्शन होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो Q0 और Q1 का फंक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट का फंक्शन थोड़ी होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो आपको तब मिलेगी जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे। तो D0 किससे कनेक्ट करेंगे, आप प्रीवियस स्टेट से ही आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो Q0 Q1 का फंक्शन होगा। इसी तरीके से D1 भी जो फंक्शन होगा वो Q0 Q1 का होगा, यानी प्रेजेंट स्टेट का होगा, वो नेक्स्ट स्टेट का नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो आपको मिलेगी क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। यानी देखिए इसको ले लीजिए। अब देखिए लेट से आप D0 के लिए लिख रहे हैं, तो D0 के लिए 1 कहाँ पर आया है, एक तो आपका यहाँ पर आया है और एक आपका यहाँ पर आया है। तो D0 के लिए लिख रहे हैं हम, तो D0 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है D0 के लिए, देखिए D0 का 1 यहाँ पर है और D0 पर आपका 1 यहाँ पर आया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q0 Q1 बार, यानी Q1 बार Q0 बार प्लस Q1 Q2। यानी आपका ये कौन सा गेट है, ये है आपका XNOR गेट, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं Q0 XNOR Q1। तो D0 आपका हो जाएगा Q0 XOR Q1। यानी आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक XNOR गेट लगा दीजिए। D0 क्या हो जाएगा, D0 आपका हो जाएगा Q0 XNOR Q1। तो यहाँ पर आप XNOR गेट लगा दीजिए। आप यहाँ पर XNOR गेट का यूज़ कर रहे हैं, ये XNOR गेट है और उसमें अपने इनपुट में क्या दिया, Q0 को दिया है और Q1 को दिया है। यानी देखिए ये आपने Q1 को दे दिया इनपुट में और आपने Q0 को दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर D0 इज इक्वल टू Q0 XNOR Q1। तो ये XNOR गेट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो XNOR गेट का यूज़ करके आप इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब D1 के लिए इम्प्लीमेंट कीजिए। D1 पर 1 कहाँ है, D1 पर 1 आया है आपका यहाँ पर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 बार Q0 बार प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 बार Q0। ये SOP में हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अब देखें यहाँ से अगर आप Q1 बार को कॉमन ले लेंगे तो ये Q0 प्लस Q0 बार आपका 1 हो जाएगा। यानी आपको इक्वेशन मिल गई D1 इज इक्वल टू Q1 बार, यानी D1 इज इक्वल टू Q1 बार, यानी Q1 बार से आपको कनेक्ट करना है। तो Q1 बार आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको ले करके आप D1 से कनेक्ट कर दीजिए, यानी आपको ये काउंटर मिल गया, ठीक है ना। तो इस सिंक्रोनस काउंटर को हमने डिजाइन किया है इस तरीके से। तो इसी तरीके का यूज़ कर, इसी मेथड का यूज़ करके आप किसी भी काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो काउंटर जो आप देख रहे हैं, इस काउंटर का जो काउंट सीक्वेंस होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर के दो इक्वेशंस हमने निकाला, D1 इज इक्वल टू Q1 बार और D0 इज इक्वल टू Q0 XNOR Q1। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉजिक गेट्स विद डिले। लॉजिक गेट्स विद डिले, ठीक है ना। यानी लॉजिक गेट्स जो हमने यूज़ किए थे अभी तक, उनमें हमने जो डिले है वो 0 माना था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, सभी गेट्स का कुछ ना कुछ डिले होता है। तो अब हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स विद डिले, यानी डिले के साथ देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम एक एंड गेट ले रहे हैं, ये आपका एक एंड गेट है और ये इसका आउटपुट है y और
लेट से इनपुट है आपका ए और यहाँ पर हमने एक नॉट गेट को यूज़ किया हुआ है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी ए बार, y हो जाएगा आपका ए बार विच इज़ इक्वल टू 0। तो थियोरेटिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट आपको ऑलवेज 0 मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी गेट्स का कुछ ना कुछ डिले होता है। तो ये नॉट गेट का अगर आप डिले कुछ कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू 0 ऑलवेज 0 नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द सर्किट शोन इन द फिगर लेट्स इनपुट मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 एट टाइम t इज इक्वल टू टी नोट, t इज इक्वल टू टी नोट, t इज इक्वल टू टी नोट पर इनपुट जो है आपका ट्रांजिशन कर रहा है 0 से 1। तो लेट्स इनपुट इज मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 एट t इज इक्वल टू टी नोट, देन डिटरमाइन आउटपुट वेव फॉर्म, डिटरमाइन आउटपुट वेव फॉर्म। आपको आउटपुट वेव फॉर्म को डिटरमाइन करना है। आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी, यानी y के लिए आपका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी। तो कुछ केसेस में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं, देयर इज नो डिले इन लॉजिक गेट, आइडियल केस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल केस, देयर इज नो डिले इन लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में आपका कोई भी डिले नहीं है। ये आपको क्या गिवन है, ये आपको इनपुट वेव फॉर्म गिवन है, ये आपको इनपुट वेव फॉर्म गिवन है। ठीक है ना, इनपुट क्या है आपका, इनपुट है आपका ए, तो ए के लिए आपको ये वेव फॉर्म गिवन है। ठीक है ना, देखिए इनपुट क्या है, इनपुट है आपका ए, तो ए के लिए आपको ये वेव फॉर्म गिवन है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये है कि किसी भी गेट में आपका कोई भी डिले नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको वही मिल रहेगा जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। यानी यहाँ पर आपने ए अप्लाई किया है इनपुट में, अगर आपने ए को अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए, और यहाँ पर लेट से हम इसको एक्स मान ले रहे हैं, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। तो एक्स क्या होगा, एक्स आपका ए बार होगा, एक्स आपका हो जाएगा ए बार। फर्स्ट केस है कि आपका जो लॉजिक गेट्स है उसमें आपका कोई भी डिले नहीं है, सभी गेट्स का डिले 0 है, और ये आपका आइडियल गेट हो जाएगा, ये आपका आइडियल केस हो जाएगा। तो देखिए इनपुट आपको क्या गिवन है, इनपुट वेव फॉर्म आपका गिवन है टी इज इक्वल टू टी नोट पर, टी इज इक्वल टू टी नोट पर ये 0 से 1 हो रहा है, टी इज इक्वल टू टी नोट पर ये 0 से 1 हो रहा है, इनपुट ए। तो इनपुट वेव फॉर्म आपका 0 से 1 ट्रांजिशन ले रहा है टी इज इक्वल टू 0 पर, तो ये आपका ए के लिए हो जाएगा। अब आप एक्स के लिए मुझे बता सकते हैं एक्स के लिए क्या ट्रांजिशन होगा। तो देखिए अभी हमने क्या बोला है, केस 1 में ये बोला है कि सभी गेट्स का डिले 0 है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको ए बार, यानी अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू 1 होगी, ए बार की वैल्यू 1 होगी। और टी इज इक्वल टू टी नोट पर अगर ये 0 से 1 हुआ है तो एक्स आपका 1 से 0 होगा, और इस तरीके से आपको मिलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये है आपका टी इज इक्वल टू टी नोट वाली लाइन। तो ये आपका एक्स के लिए वेव फॉर्म होगा, ये ए के लिए वेव फॉर्म गिवन है, ये आपका एक्स के लिए वेव फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या है आपका, ये है आपका टी इज इक्वल टू टी नोट। तो ये टी इज इक्वल टू टी नोट है आपका। अब आउटपुट y क्या है, आउटपुट y के लिए हम वेव फॉर्म लिख रहे हैं। तो y क्या है, y आपका a एंड x, y आपका है a एंड x। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, एंड करने पर आपको 0 मिलेगा, यानी t इज इक्वल टू टी नोट तक आपको क्या मिला, आउटपुट में 0 मिला। फिर देखिए ये आपका टी इज इक्वल टू टी नोट पर 0 से 1 हुआ, ये 1 से 0 हुआ, लेकिन टी इज इक्वल टू टी नोट के बाद देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी आपको आउटपुट में 0 ही मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको ऑलवेज आउटपुट में यहाँ पर 0 मिलेगा, तो ये आउटपुट वेव फॉर्म हो जाएगा ऑलवेज 0। ये कौन सा केस है आपका, फर्स्ट केस है, आइडियल केस है आपका ये, जिसमें कि किसी भी गेट का कोई भी डिले नहीं है। अब एक सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है, लेट से नॉट गेट हैव ए डिले 1 नैनो सेकेंड, एंड गेट का डिले जो है वो 0 है। सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड।
केस सेकंड केस में क्या है कि आपका जो नॉट गेट है उसका डिले जो है वो 1 नैनो सेकंड है और एंड गेट का जो डिले है वो आपका लेट से 0 नैनो सेकंड है। यानी एंड गेट में कोई भी डिले नहीं है, लेकिन नॉट गेट में आपका 1 नैनो सेकंड का डिले है, यानी ये 1 नैनो सेकंड के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या आप मुझे अब आउटपुट के लिए वेव फॉर्म बता सकते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी? देखिए वाई की वैल्यू अभी भी यही है ए एंड एक्स, लेकिन वो आउटपुट वेव फॉर्म अब क्या हो जाएगा? नॉट गेट का जो डिले है वो 1 नैनो सेकंड है और एंड गेट में कोई भी डिले नहीं है, एंड गेट का डिले आपका 0 है, तो आउटपुट वेव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखिए ये लेट से आपका है t इज इक्वल टू टी नॉट। देखिए यहाँ पर आपका था 0, ये क्या है आपका इनपुट है, इनपुट में था 0, ये 0 से 1 हुआ है t इज इक्वल टू टी नॉट पर, यानी t इज इक्वल टू टी नॉट पर ये आपका 0 से 1 हुआ है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू टी नॉट पर ये 0 से 1 होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट होने में यानी इसको 1 से 0 होने में आपका जो डिले लग जाएगा, वो डिले क्या गिवन है, नॉट गेट का डिले क्या गिवन है 1 नैनो सेकंड, यानी 1 नैनो सेकंड तक आपका ये 1 ही रहेगा और 1 नैनो सेकंड के बाद ये आपका अब ये 0 होगा। और ये डिले क्या होगा, डिले होगा आपका ये 1 नैनो सेकंड के इक्वल। यानी देखिए ये t इज इक्वल टू टी नोट पर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। देखिए t इज इक्वल टू टी नोट पर, t इज इक्वल टू टी नोट से पहले, t इज इक्वल टू टी नोट से पहले यहाँ पर क्या था 0 था, तो चूंकि यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा था। एंड t इज इक्वल टू टी नोट के बाद यहाँ पर क्या हो गया, t इज इक्वल टू टी नोट के बाद आपका यहाँ पर 1 हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था। लेकिन वो जो 0 मिलेगा वो 1 नैनो सेकंड के डिले के बाद मिलेगा, क्योंकि नॉट गेट का जो डिले है वो गिवन है 1 नैनो सेकंड, तो ये 1 नैनो सेकंड के बाद आपको ये 0 होगा। अगर कोई डिले नहीं होता, नॉट गेट में कोई डिले नहीं होता, तब आपका अगर जैसे ही यहाँ पर 1 हुआ है तो आपको तुरंत यहाँ पर 0 मिल जाता, जैसे ही 1 हुआ है तुरंत आपको 0 मिल जाता और ये प्रीवियस केस आपका बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 नैनो सेकंड का डिले है, तो जैसे ही आपका यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होने में उसको 1 नैनो सेकंड का टाइम लग जाएगा, यानी 1 नैनो सेकंड तक आपका वो 1 ही रहेगा। आफ्टर 1 नैनो सेकंड यानी उस डिले के बाद आपका वो 0 होगा। तो x के लिए जो आपको वेव फॉर्म मिलेगा वो अब ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नैनो सेकंड का डिले है, तो ये 0 से 1 हुआ है, तो ये 1 से 0 होना चाहिए था। a की वैल्यू 0 से 1 हुई है तो x की वैल्यू 1 से 0 होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 1 से 0 हो आपका t इज इक्वल टू टी नोट पर ना हो करके अब 1 नैनो सेकंड के डिले के बाद होगी, यानी x की वैल्यू 1 से 0 होगी। आप बोल सकते हैं कि ये जो टाइम होगा, ये टाइम क्या होगा, ये टाइम होगा टी नोट प्लस 1 नैनो सेकंड, यानी टी नोट प्लस 1 नैनो सेकंड के बाद होगी अब, ठीक है ना। x की देखिए a की वैल्यू 0 से 1 हो गई t इज इक्वल टू टी नोट पर, लेकिन x की वैल्यू 1 से 0 होगी टी नोट प्लस 1 नैनो सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 नैनो सेकंड का डिले गिवन है, तो 1 नैनो सेकंड का डिले लग जाएगा इसको 1 से 0 होने में। तो ये 1 से 0 होगा आपका, टी नोट पर नहीं होगा, ये आपका 1 से 0 होगा टी नोट प्लस 1 नैनो सेकंड के बाद। अब देखिए आउटपुट वेव फॉर्म देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, एंड लेने पर आपको क्या मिलेगा, एंड लेने पर आपको 0 मिलेगा। अब देखिए 0 से, अब देखिए इस इंटरवल में देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये इंटरवल क्या है आपका, ये इंटरवल है आपका टी नोट, ये है आपका टी नोट और ये है आपका टी नोट प्लस 1, ठीक है ना। ये है टी नोट और ये है टी नोट प्लस 1। देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये दोनों ही 1 है, तो 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है, यानी अब आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा और 1। अब देखिए फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका 0 और यहाँ पर है 1, टी नोट प्लस 1 के बाद देखिए ये है आपका टी नोट प्लस 1, तो टी नोट प्लस 1 के बाद देखिए टी नोट प्लस 1 के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 और 0 का एंड लेने पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी आउटपुट वेव फॉर्म अब आपका ऑलवेज 0 नहीं होगा, टी नोट और टी नोट प्लस 1 टाइम के बीच में आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं हजार्ड। ये आपका हजार्ड है और ये हजार्ड प्रोड्यूस हुआ है गेट्स में डिले की वजह से। तो आउटपुट वेव फॉर्म आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वेव फॉर्म आपको ये मिलेगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म में आपके 2 ट्रांजिशन होंगे।
फर्स्ट ट्रांजिशन होगा टी नोट पर आपका ट्रांजिशन होगा और वो ट्रांजिशन होगा 0 से 1, और सेकंड ट्रांजिशन होगा टी नोट प्लस 1 टाइम पर और वो ट्रांजिशन होगा 1 से 0 पर। तो 2 ट्रांजिशन होंगे 0 से 1 और 1 से 0, 0 से 1 ट्रांजिशन होगा टी नोट टाइम पर और 1 से 0 ट्रांजिशन होगा टी नोट प्लस 1 टाइम पर, और ये आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। हम बोलते हैं हजार्ड, तो हजार्ड आपको मिल जाएंगे अगर गेट्स में आपके कुछ डिले होंगे। क्या होता है, ट्रांजिशन होता है आपका लॉजिक लेवल में चेंज इन लॉजिक लेवल इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो लॉजिक लेवल में आपका चेंज हुआ है, ये 0 लॉजिक लेवल से 1 लॉजिक लेवल हुआ है, यहाँ पर 1 लॉजिक लेवल से 0 लॉजिक लेवल हुआ है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 2 ट्रांजिशन हुए हैं। इस 1 नैनो सेकेंड के इंटरवल में आपका आउटपुट यहाँ पर हाई मिलेगा, 1 नैनो सेकेंड के इंटरवल में आपको आपका आउटपुट यहाँ पर हाई मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं हजार्ड। तो ये आपको हजार्ड मिल रहा है। यहाँ पर मिलना क्या चाहिए था आपको, आइडियली मिलना चाहिए था ऑलवेज 0, लेकिन ऑलवेज 0 ना मिल करके इस 1 नैनो सेकेंड के इंटरवल में आपको रॉन्ग आउटपुट यानी कि 1 मिल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम हजार्ड। इसीलिए हमने आपको बताया था कि आउटपुट लेने के लिए आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट्स दिए और आपने तुरंत आउटपुट मेजर कर लिया। आउटपुट मेजर करने के लिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि आपका वो जो आउटपुट है वो स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि इन हजार्ड्स की वजह से आपको रॉन्ग आउटपुट भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमने 2 एक्सोर गेट लिए हुए हैं, ये फर्स्ट एक्सोर गेट है, ये सेकंड एक्सोर गेट है। इनपुट है हमारा A और ये आउटपुट है हमारा B, और लेट से ये आपका X है, लेट से इस पॉइंट को मैं X मान लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा X है, और लेट से ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा Y है। देखिए ये आपका नॉट गेट नहीं है, ये क्या है, ये आपका बफर है। देखिए हमने आपको बताया था कि नॉट गेट क्या होता है, ये आपका एक नॉट गेट होता है, और ये क्या है, ये आपका एक बफर है जो कि डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं। ये नॉट गेट की तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर 0 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, अगर आप यहाँ पर 1 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, यानी आप इसको नॉन इन्वर्टिंग बफर बोल सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक नॉन इन्वर्टिंग बफर है। तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग बफर है, इट्स नॉट ए नॉट गेट, ये आपका इज ए बफर की तरीके से एक्ट करता है। ये केवल आपका डिले देने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो लेट से यहाँ पर जो आपने बफर यूज़ किया है उसका डिले है 2 नैनो सेकेंड, इस बफर का डिले है 2 नैनो सेकेंड, और ये जो बफर आपने यूज़ किया है इस बफर का डिले है 4 नैनो सेकेंड, ये आपको गिवन है। और एक्सोर गेट्स के कोई भी डिले यहाँ पर नहीं है, यानी एक्सोर गेट में कोई भी डिले नहीं है, डिले केवल बफर में है। इस बफर में 2 नैनो सेकेंड का डिले है और इस बफर में 4 नैनो सेकेंड का डिले है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आउटपुट होगा, आउटपुट वेव फॉर्म होगी B, उसमें टोटल कितने ट्रांजिशन होंगे, यानी आउटपुट वेव फॉर्म B में टोटल कितने ट्रांजिशन होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्सोर गेट्स में कोई डिले नहीं है, डिले केवल बफर्स में है। इस बफर में 2 नैनो सेकेंड का डिले है और इस बफर में आपका 4 नैनो सेकेंड का डिले है। तो कैलकुलेट कीजिए कि आउटपुट वेव फॉर्म B में आपके टोटल कितने ट्रांजिशन होंगे। और ये जो आपका इनपुट A है, इस इनपुट A के लिए वेव फॉर्म आपका गिवन है। देखिए इनपुट A के लिए वेव फॉर्म क्या है, तो ये इनपुट A के लिए वेव फॉर्म गिवन है। ये देखिए ये आपका 0 है और 1 टाइम पर ये आपका आउटपुट 1 हो जाता है, यानी इनपुट वेव फॉर्म आपका गिवन है। इनपुट वेव फॉर्म है कि आपका ये 0 है और टाइम t इज इक्वल टू 1 पर आपका ये 0 से 1 आपका हो जा रहा है। तो ये आपका इनपुट वेव फॉर्म आपको इस तरीके से गिवन है। इस इनपुट वेव फॉर्म के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म B के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो ये इनपुट वेव फॉर्म आपको गिवन है, A की वैल्यू 0 है और टाइम t इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू, इनपुट की वैल्यू 0 से 1 हो जा रही है। तो ये इनपुट वेव फॉर्म है आपका। तो देखिए ये जो इनपुट वेव फॉर्म जो गिवन है ये सेम आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन X पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए X पर आपने एक बफर लगा रखा है। तो X पर जो वैल्यू चेंज होगी जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी 2 नैनो सेकेंड के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 नैनो सेकेंड का डिले है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट की अगर आप बात करें तो इस पॉइंट पर जो आपका इनपुट जाएगा वो सेम ये इनपुट वेव फॉर्म A वाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका इनपुट जाएगा वो ये नहीं जाएगा, वो आपका जो जाएगा वो 1 नैनो सेकेंड शिफ्ट होकर के जाएगा, यानी ये आगे 1 नैनो सेकेंड आपका शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिले है। ठीक है ना। तो देखिए X के लिए हम वेव फॉर्म लिख रहे हैं। तो देखिए
एक्स के लिए रहेगा आपका ये 0, यानी ये 1 तक आपका 0 रहा। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर आपका ये 0 से 1 हो जा रहा है, ये t इज इक्वल टू 1 पर ये 0 से 1 हो जा रहा है। ये आपका कौन सा टाइम है, ये आपका टाइम गिवन है 1, तो ये आपका टाइम है t इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 1 पर ये 0 से 1 हो जा रहा है, लेकिन ये 0 से 1 t इज इक्वल टू 1 पर नहीं होगा, ये 0 से 1 होगा 2 नैनो सेकेंड के डिले के बाद, यानी ये 3 पर 0 से 1 होगा। तो देखिए ये आपका 3 पर 0 से 1 होगा, तो ये x का वेव फॉर्म आपको ये मिल जाएगा। ये x का वेव फॉर्म है, 0 से 1 हुआ है t इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि देखिए 1 पर ये होना चाहिए था, लेकिन 1 पर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका 2 नैनो सेकेंड का डिले है, यानी ये 3 पर ये आपका 0 से 1 होगा। तो t इज इक्वल टू 1 पर ना होकर के t इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3 पर आपका ये 0 से 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 नैनो सेकेंड का डिले गिवन है। तो ये t इज इक्वल टू 1 है, लेट से ये आपका है t इज इक्वल टू 3, ये t इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक्सोर ले रहा है। एक्सोर क्या कैलकुलेट करता है, डिफरेंस कैलकुलेट करता है। तो देखिए लेट से इसको हम z मान लेते हैं, ये जो है ये आपका z है। तो देखिए z क्या कर रहा है, इन दोनों का एक्सोर ले रहा है, यानी इन दोनों इनपुट्स का एक्सोर ले रहा है। एक्सोर क्या करता है, डिफरेंस कैलकुलेट करता है। तो देखिए डिफरेंस देखिए, z के लिए हम लिख रहे हैं, आउटपुट वेव फॉर्म हम लिख रहे हैं z के लिए डिफरेंस, 0 0 का डिफरेंस क्या रहेगा, 0 0 का डिफरेंस 0 ही रहेगा, यानी t इज इक्वल टू 1 तक आपको 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 0 और ये है 1, देखिए ये है 0, इस इंटरवल में देखिए, इस 2 नैनो सेकेंड के इंटरवल में देखिए ये इंटरवल क्या हो जाएगा, ये इंटरवल हो जाएगा आपका 2 नैनो सेकेंड का। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंटरवल हो जाएगा आपका 2, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल आपका हो जाएगा 2 नैनो सेकेंड का। तो इस 2 नैनो सेकेंड के इंटरवल में ये जो x है ये 0 है और जो a है ये आपका 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है इस 2 नैनो सेकेंड के इंटरवल में। तो एक्सोर लेने पर आपका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, यानी डिफरेंस है तो यहाँ पर आपका आउटपुट में 1 मिल जाएगा। तो देखिए आउटपुट में आपको 1 मिल गया, और ये 1 कब तक मिलेगा आपको, 1 मिलेगा आपको ये 2 नैनो सेकेंड तक। तो ये आपका 1 मिला, देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 1 हुआ, और t इज इक्वल टू 3 पर, t इज इक्वल टू 3 पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी डिफरेंस लेने पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। देखिए t इज इक्वल टू 3 के बाद, t इज इक्वल टू 3 के बाद ये भी 1 है और ये भी 1 है, डिफरेंस लेने पर 0 मिलेगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपने z के लिए क्रिएट किया। अब देखिए जो z के लिए आपका वेव फॉर्म है या z के लिए जो है वो सेम आपका यहाँ पर आ रहा है, यानी ये क्या होगा, ये आपका z हो जाएगा। लेकिन y आपका सेम नहीं रहेगा, y आपका देखिए y पर आपका क्या रहेगा, y और z में आपका 4 नैनो सेकेंड का डिले होगा, यानी ये आपका 4 नैनो सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका 4 नैनो सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये आपका 1 नैनो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, उसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये z है तो यहाँ पर तो आपको z मिलेगा, अगर ये z है तो यहाँ पर तो आपको z मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेगा y वो आपका z होगा, लेकिन 4 नैनो सेकेंड के डिले के बाद होगा, क्योंकि इसका डिले है आपका, इस बफर का डिले है 4 नैनो सेकेंड, यानी 4 नैनो सेकेंड का ये डिले कर देगा, z में 4 नैनो सेकेंड का ये डिले कर देगा, तो ये 4 नैनो सेकेंड आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम y के लिए लिख रहे हैं आउटपुट वेव फॉर्म। तो देखिए z को देखिए, z आपका 0 है, तो ये 0 रहा, 0 रहा, 0 रहा, t इज इक्वल टू 1 पर, t इज इक्वल टू 1 पर ये आपका 1 हो जाता है, ये t इज इक्वल टू 1 पर 1 हुआ है। लेकिन ये 1 कब होगा, ये 1 होगा आपका 4 नैनो सेकेंड के बाद, यानी ये t इज इक्वल टू 1 पर हुआ है तो ये t इज इक्वल टू 5 पर 1 होगा 4 नैनो सेकेंड के बाद, ठीक है ना। तो डिले आपका 4 नैनो सेकेंड का लगेगा। तो अगर ये t इज इक्वल टू 1 पर 1 हुआ है, अगर z t इज इक्वल टू 1 पर 1 हुआ है, तो y आपका t इज इक्वल टू 5 पर 1 होगा, क्योंकि 4 नैनो सेकेंड का डिले है तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 पर 1 होगा, यानी ये आपका 5 पर आपका 1 होगा, ये आपका 5 पर लेट से आपका ये 1 हुआ है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 5। 5 क्यों हुआ है, 5 इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए ये 1 t इज इक्वल टू 1 पर ये z 0 से 1 हुआ था, t इज इक्वल टू 1 पर z 0 से 1 हुआ था,
तो यहाँ पर आपका 4 नैनो सेकेंड का डिले है, तो ये 4 नैनो सेकेंड के बाद होगा, यानी 1 + 4 आपका हो जाएगा 5, यानी t = 5 नैनो सेकेंड पर y 0 से 1 होगा। तो ये देखिए ये 0 से आपका 1 होगा 5 नैनो सेकेंड पर। अब देखिए t = 3 पर z 1 से 0 हुआ है, t = 3 पर z 1 से 0 हुआ है, तो ये 1 से 0 कब होगा, 3 + 4, यानी 4 नैनो सेकेंड का डिले है, यानी 4 नैनो सेकेंड के डिले के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 से आपका 0 होगा। तो देखिए ये 1 से 0 होगा t = 4 नैनो सेकेंड के बाद। तो देखिए z आपका 1 से 0 हो गया है, z आपका 1 से 0 हो गया है 3 पर, लेकिन y आपका 1 से 0 होगा 3 + 4 = 7 नैनो सेकेंड के बाद, क्योंकि यहाँ पर 4 नैनो सेकेंड का डिले है, तो ये 4 नैनो सेकेंड के डिले के बाद होगा। तो देखिए ये 4 नैनो सेकेंड का डिले यहाँ पर आ गया, 4 नैनो सेकेंड का डिले आपका यहाँ पर आ गया, ये 1 है तो ये 5 है, 4 नैनो सेकेंड डिले, 4 नैनो सेकेंड का डिले आपका यहाँ पर आ गया, ये 3 है तो ये आपका 7 है, ठीक है ना। तो ये 4 नैनो सेकेंड के डिले के बाद आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर 7 के बाद आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये y के लिए हमने आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है, तो ये y के लिए आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए b के लिए क्या हो जाएगा, तो b के लिए आपका वेवफॉर्म हो जाएगा, b क्या है आपका आउटपुट, तो आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगा। देखिए ये किस किस का एक्सोर है, ये एक्सोर है z का और y का, यानी z और y का एक्सोर लीजिए। तो एक्सोर क्या करता है, डिफरेंस लेता है, तो देखिए दोनों 0 0 है तो डिफरेंस 0, यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है ये 0 है, यानी डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस आपको मिलेगा कितने नैनो सेकंड के इंटरवल के लिए, 2 नैनो सेकंड के इंटरवल के लिए आपको डिफरेंस मिला। फिर देखिए इसके बाद फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी आपका 0 रहेगा 0 रहेगा। फिर t = 5 पर देखिए ये 0 है और ये 1 हो गया, ये 0 है और ये 1 हो गया, यानी डिफरेंस मिल जाएगा। तो t = 5 पर फिर आपको डिफरेंस मिला, तो ये t = 5 पर फिर आपका डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस यहाँ तक रहेगा। और यहाँ पर फिर आपका क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसके बाद t = 7 के बाद ये आपका 0 हो गया है और ये भी आपका 0 हो गया, यानी डिफरेंस आपका नहीं रहेगा, तो ये आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगा। देखिए ये कौन सा टाइम एक्सेस है, ये टाइम एक्सेस है t = 5 वाली, तो ये t = 5 की एक्सेस है, t = 5, और ये एक्सेस है आपका t = 7 वाली। तो ये है आपका t = 7, ये है आपका t = 1, और ये है आपका t = 3, t = 5, t = 7। ये इंटरवल है 2 नैनो सेकेंड का। इसी तरीके से ये इंटरवल है आपका 2 नैनो सेकेंड का, 5 to 7 2 नैनो सेकेंड का इंटरवल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट में आपको 1 मिलेगा ये 2 इंटरवल पर। ये आपका फर्स्ट टाइम आउटपुट में 1 मिला और ये आपको सेकंड टाइम आउटपुट में 1 मिला। तो टोटल कितने ट्रांजिशन हुए, यहाँ पर आपके टोटल 5 ट्रांजिशन हो जाएंगे इस आउटपुट फंक्शन में। ये फर्स्ट ट्रांजिशन है 0 से 1, सेकंड ट्रांजिशन है 1 से 0, थर्ड ट्रांजिशन है 0 से 1, फोर्थ ट्रांजिशन है 1 से 0। तो टोटल आपके यहाँ पर 4 ट्रांजिशन हो गए। फर्स्ट ट्रांजिशन होगा t = 1 पर 0 से 1 होगा, सेकंड ट्रांजिशन होगा t = 3 पर 1 से 0 होगा, थर्ड ट्रांजिशन होगा t = 5 पर 0 से 1 होगा, और फोर्थ ट्रांजिशन होगा 1 से 0 पर, और जो कि होगा t = 7 पर। तो टोटल आपके यहाँ पर 4 ट्रांजिशन होंगे इस आउटपुट वेवफॉर्म में। क्योंकि b आपका क्या है, b आपका है y XOR z, तो y और z का XOR लेने पर आपको ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। तो टोटल आपके 4 यहाँ पर ट्रांजिशन होंगे।